हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज जो हमारी क्लास है ये द डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट का क्लास थर्ड है। इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में सारी चीजें पढ़ी हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, क्लाइमेट के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है और इसके अलावा वेदर और क्या कहते हैं क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में और नेचुरल डिजास्टर स्पेसिफिकली फ्लड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका जो चैप्टर है उसका ये लास्ट क्लास है, क्लास थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, फ्लड के बारे में और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, वर्षा है और जो पवन का पैटर्न है। कहने का मतलब है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए टेम्परेचर ऑफ अर्थ, रेनफॉल और विंड पैटर्न में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। लंबे समय अंतराल के लिए पृथ्वी के तापमान में, वर्षा में और पवन के पैटर्न में जो परिवर्तन आता है उसको ही जलवायु परिवर्तन या जलवायु में बदलाव आना कहते हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, कारण क्या है इतने लंबे स्तर पर परिवर्तन होने का। तो सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल का जलना। यानी जितने भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, कोल के अलावा जो है ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये आपके सारे जो हैं ये हमारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं। और फॉसिल फ्यूल को जब चलाया जाता है, जब जलाएंगे, बर्न करेंगे तो उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो आपके एटमॉस्फेयर के लिए, आपके वातावरण के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है, जिससे बहुत बड़े लेवल पर हीट जनरेट होती है। दूसरा, फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन से भी हीट जनरेट होती है। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं जो आपके एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सेकंड है हमारा डिफॉरेस्टेशन, यानी बड़े लेवल पर पेड़ पौधों को काटना, वनों की कटाई। जब बहुत बड़े लेवल पर पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो ऑब्वियस है जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमारा वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होगा, हीट जनरेट होगी और क्लाइमेट भी डिसबैलेंस होगा, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तीस तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, इसके लिए हम बहुत बड़े लेवल पर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। जो फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है फार्मिंग प्रोडक्शन में, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसके अलावा फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें से जो गैस रिलीज होती है वो ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा, फोर्थ है हमारा वेस्ट एंड ओवर कंजप्शन, यानी कचरा और उसका अत्यधिक प्रयोग। आप अपने आसपास जहां भी कूड़े का ढेर देखते हैं तो देखोगे आप, बहुत स्मेल आती है, आप बहुत गंदगी रहती है। तो ज्यादातर जहां पर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कूड़े का ढेर पड़ा होता है, वो मीथेन गैस को रिलीज करती है और जो मीथेन होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और ये प्रदूषण को या फिर पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो ये सारे रीजन जो है ये हमारे वातावरण में या हमारे एनवायरमेंट में हीट को बहुत ज्यादा मात्रा पे बढ़ाने में जो है सहायक है। इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है और क्लाइमेट चेंज होने से ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट होती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, प्लांट, सभी चीजें इफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका इफेक्ट कैसा, किन किन पे पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़े लेवल पर टेम्परेचर जो है लंबे समय अंतराल के लिए टेम्परेचर में या हमारे क्लाइमेट में चेंज होगा तो जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि जो आइस कैप है, यानी जो बर्फ है, और पोलर रीजन पे ध्रुवीय प्रदेशों में या ध्रुवीय क्षेत्र में जो आइस कैप है
या फिर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएँगी। जब बहुत तेज़ी से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएँगे तो मेल्ट होकर के वो नदियों, तालाबों और समुद्र में के क्षेत्र में या सी में जाना शुरू हो जाएँगी, जिससे सी के पानी का जो लेवल है, यानी समुद्र के पानी का जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो जो कंडीशन है वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है मोर एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से जो आपका वेदर है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा गर्मी के साथ साथ कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, कहीं पे बहुत ज्यादा ड्रॉट या सूखा पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है ये ओवरऑल ना केवल ह्यूमन लाइफ को बल्कि हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को भी डिसबैलेंस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हार्म टू इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। यानी हमारे आसपास की जो पारिस्थितिकी तंत्र है और जो वहां पे रहने वाले जीव जंतु है सबके लिए ये हार्मफुल है। कहने का मतलब है कि जब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े लेवल पर होगा तो जितने भी जीव जंतु है वो उस जगह में या फिर जहां पर भी वो रह रहे हैं कंटिन्यूअसली चेंज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन। लगातार पेड़ पौधों को काटेंगे तो इनके रहने के जो आवास या हैबिटेट है उनकी कमी हो जाएगी, तो भी इनकी संख्या लगातार कम होने लगेगी। इसके बाद लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। सबसे ज्यादा प्रभाव तो ह्यूमन पे ही पड़ेगा। ऑब्वियस है कि हाँ पेड़ पौधों पे भी, एनिमल्स पे भी और ह्यूमन पे भी प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जलवायु में जब तेजी से परिवर्तन आएगा या क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो है इससे इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्लाइमेट का बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लड के बारे में। स्पेसिफिकली इस चैप्टर में आपको फ्लड के बारे में डिटेल में दिया है। अगर हम फ्लड की बात करते हैं तो फ्लड आपका नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। फ्लड या जिसे हिंदी में हम बाढ़ कहते हैं, साधारण भाषा में अगर हम कहें तो फ्लड का मतलब है पानी का ओवरफ्लो होना, यानी पानी का अपने एक स्तर से ऊपर की ओर बहना ही बाढ़ कहलाता है। और कभी कभी ये नदी जो है या फिर जो रिवर्स है वो अपने किनारों से ऊपर होकर के ओवरफ्लो होकर के बहने लग जाती है और धीरे धीरे ये बाढ़ का रूप ले लेती है, फ्लड का रूप ले लेती है। तो इसके कुछ चरण है, कुछ इसके टाइमलाइन है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन फेज की बात करते हैं, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि बाढ़ या फिर जो फ्लड है वो आ सकता है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होगी या फिर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी, जिससे सी का जो पानी का लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, तो हमें एक तरह से संकेत मिल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ सकती है। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज कैटलिस्ट फेज। कैटलिस्ट फेज की बात करते हैं, यानी एक ऐसी फेज या एक ऐसी अवस्था जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये जो संभावना है ये अपने प्रारंभिक स्तर पर या अपने इनिशियल स्टेज पर है। अगर नदी का तटबंध टूट जाए यानी ब्रिजेस जो है, डैम का ब्रिजेस टूट जाए या फिर जो किनारा है वो टूट जाए या बहुत ज्यादा तूफान आए या साइक्लोन आ जाए या फिर पानी का बारिश जो है लगातार हो रही है, तो हमें ये स्टार्टिंग फेज से हमें पता लगने लग जाता है कि बाढ़ जो है आने वाली है या बाढ़ आ सकती है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है आपका दैट इज थर्ड फेज, वार्निंग फेज। वार्निंग फेज में जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये डेंजरस लेवल है। तब वहां पर लोगों को चेतावनी दे दी जाती है, लोगों को अवेयर कर दिया जाता है हायर अथॉरिटीज के द्वारा कि जो पानी का लेवल है वो अपने डेंजर लेवल से ऊपर चला गया है। अब बाढ़ किसी भी वक्त जो है वो प्लेन एरिया की तरफ बढ़ सकती है या पानी का लेवल प्लेन एरिया की तरफ जा सकता है और आपके जान और माल को हानि हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टी और आपकी लाइफ दोनों को सेव करने के लिए आप किसी सेफ स्थान पे या सेफ जगह पे चले जाइए। समझ में आया? इसके बाद जब बाढ़ आ जाती है तो फोर्थ फेज आता है आपका इम्पैक्ट फेज। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ेगा और ह्यूमन लाइफ के साथ साथ एनिमल प्लांट सारी चीजें जो हैं इसमें स्पॉइल हो जाती है। बड़े लेवल पर लोगों की जो संपत्ति है या एसेट है उसका नुकसान होता है, जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स, घर, इन सब चीजों का नुकसान होता है। लोगों की लाइफ जो है एक डेंजर जोन में चली जाती है, रिस्क में चली जाती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इससे ना केवल ह्यूमन लाइफ को, एनिमल को, प्लांट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी चीज को काफी ज्यादा हानि पहुंचती है। समझ में आ गया? अब हम इसकी एक एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं डिजास्टर की। सबसे पहले आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखिए,
टिपिकल इफेक्ट एनोटेशंस, यानी जो बाढ़ है उसका अगर हम जनरली प्रभाव देखें तो क्या होगा। जब बाढ़ जनरली किसी फील्ड एरिया में या मैदानी क्षेत्रों में आना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नुकसान कैसे, देखिए यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, यहाँ से पानी का फ्लो निकल रहा है। इससे क्या हुआ, आसपास के एरिया में जहां पर भी अगर खेती बाड़ी हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको काफी नुकसान होगा। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं उन घर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वाला कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लेती हूँ येलो, येलो नहीं, मैं लेती हूँ व्हाइट कलर। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो और नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए बाढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ होगा, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमन है, जो एनिमल्स है, प्लांट है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। जो अगर खेती-बाड़ी आस-पास के रीजन में जो खेती की गई होगी, वो खेती को भी नुकसान होगा, सारी फसलें बर्बाद हो जाएँगी जो यहाँ आस-पास में की गई होंगी। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है आस-पास के लोगों को। सेकंड है वल्नरेबिलिटी एनोटेशंस, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव या जोखिम में कौन होगा। जाहिर सी बात है, जहां पे बाढ़ आ रही है, जहां पे फ्लड आ रहा है, उस एरिया के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो प्लेन एरिया है जहां पे लोग रह रहे हैं, जिसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो घर बने हैं, जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सबसे पहले पानी का ओवरफ्लो इसी एरिया में जाएगा। इसके बाद उसके आप देखोगे जो नदी के किनारे जो स्लोप बना हुआ है, उस स्लोप में जो घर होंगे आसपास, इंडस्ट्रीज होगी, बिल्डिंग्स होगी, उनमें पानी घुसना शुरू हो जाएगा, लोगों को काफी ज्यादा डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन किसके साथ होगी, जो बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, कमजोर लोग होंगे, वो उनके लिए ये बहुत पैनिक सिचुएशन होगी और उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, इससे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। बाढ़ जो है एक नेचुरल डिजास्टर होने के साथ-साथ ये काफ़ी सारी एपिडेमिक, काफ़ी सारी डिसीज़ को भी अपने साथ लेकर आती है। उनकी डिसीज़ का भी सोर्स है। ये बाढ़ का जो पानी होता है ये काफ़ी गंदा होगा। इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होंगे, बहुत सारे कीड़े-मकोड़े होंगे, जिसकी वजह से डायरिया, कॉलरा और एपिडेमिक जैसी जो बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ हैं वो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे इसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का पर्टिकुलर हिंदी में जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो मिट्टी होती है, मिट्टी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, और जो प्रोडक्शन करते हैं वो उसकी उपजाऊ क्षमता की वजह से ही प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन जब पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर को अपने साथ बहा के ले जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी फर्टिलिटी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर का रिमूव हो जाना, फर्टाइल लेयर का रिमूव हो जाना। बाढ़ का पानी उसे अपने फ्लो के साथ बहा के ले जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बहुत बड़े लेवल पर जब जो फ्लड है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जब फ्लड आता है तो इसमें जो डिपार्टमेंट है या हायर अथॉरिटीज है वो क्या करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाढ़ है इसकी चेतावनी देने का काम, इससे रिलेटेड हाइड्रोग्राफ तैयार करने का सारा काम जो है वो सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं तो वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन करती है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ये फ्लड, इंडिया में फ्लड से आने से पहले उसकी फोरकास्टिंग करती है, उसकी भविष्यवाणी करती है, पूर्वानुमान लगा लेती है कि किस एरिया में पानी आने वाला है, इसका लेवल क्या है। इसके लिए बड़े-बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स के द्वारा जो है एक ग्राफ तैयार किया जाता है, जिसको हाइड्रोग्राफ कहते हैं। और ये हाइड्रोग्राफ से बेसिकली पर्टिकुलर एरिया में जहां बाढ़ आई है, वहां पर पानी का लेवल देखा जाता है कितना है, कि वो डेंजर लेवल, जो डेंजर लेवल है उससे ऊपर है या उससे नीचे है, और फिर लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, ताकि लोग जो है वो सुरक्षित जगह पे जा सके, अपने प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने लाइफ को भी सेव कर सके। अब प्रॉपर्टी तो सेव होगी नहीं क्योंकि वो तो पानी में बह जाएगी, लेकिन लाइफ को तो सेव कर सकते हैं ना। तो ये हाइड्रोग्राफ काफी हेल्पफुल होती है लोगों को सेफ जगह पहुंचाने के लिए, लोगों को पहले से इंडिकेशन दे देने के लिए, जानकारी देने के लिए कि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है और अब आप सुरक्षित जगह पे चले जाइए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिटिगेशन टूल किट मैट्रिक्स,
यानी अगर जब बाढ़ आएगी तो उससे बचने के लिए कुछ बचाव उपाय किए जाएँगे। ये जो बचाव के लिए उपाय किए जाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। पहला है नॉन स्ट्रक्चरल, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल। जो नॉन स्ट्रक्चरल है, बेसिकली इसमें वाटर को के लेवल को जो है अवॉइड किया जाता है, और जो आपका स्ट्रक्चरल है, इसमें पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या किया जाता है, जिस एरिया में जो फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पर बाढ़ आई है, उस एरिया की मैपिंग की जाती है। उसके आस-पास के नदी वाला जो एरिया है, बेसिन वाला एरिया है, उसकी मैपिंग तैयार की जाती है। और वहाँ पर किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। निर्माण कार्य को बंद कर दिया जाता है, या कहा जाता है कि निर्माण कार्य से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्या किया जाता है? फ्लड फोरकास्टिंग की जाती है, यानी बाढ़ की पहले से अनुमान लगा करके लोगों को चेतावनी दे दी जाती है, ताकि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ का कम से कम नुकसान हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की, संरचनात्मक उपाय की। तो इसमें वाटर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली लेवल पर जो नदी, आपने देखा होगा नदी के पानी का जो फ्लो होता है वो ऐसा होता है, सर्पाकार कहते हैं, यानी स्नेक जैसे चलता है ना, वैसे होता है। तो इसको आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है, ताकि पानी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, इधर-उधर ना बहे, ताकि आसपास के एरिया में कम से कम नुकसान हो। दूसरा, डाइक एंड लीव्स यानी तटबंध और बांध बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल, ताकि पानी का जो फ्लो है उसे डाइवर्ट किया जाए, ताकि एरिया में या आसपास के जो लोग हैं उससे कम प्रभावित हो। तीसरा है आपका स्ट्रीम बिहेवियर स्टडी, जो नदी प्रवाह अध्ययन करना है। कहने का मतलब है, जो पानी का फ्लो है उसको पूरी तरीके से स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड हाइड्रोग्राफ तैयार करते हैं, और हाइड्रोग्राफ तैयार करने के बाद जो वाटर का फ्लो है, नदी के पानी का जो फ्लो है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट, फ्लड प्रूफिंग प्लेटफॉर्म, यानी बाढ़ के पानी से लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए जो है बड़े-बड़े सैंड बैग्स का, यानी जो बड़े-बड़े सैंड के कट्टों का यूज़ किया जाता है, जो नदी के किनारे या जो जहाँ से पानी का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, वहाँ किनारे-किनारे में डाल दिया जाता है, बैंक ऑफ रिवर पे वो बड़े-बड़े सैंड के बैग्स डाल दिए जाते हैं, ताकि पानी के लेवल को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से ये सारे स्टेप उठा करके स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल वाटर फ्लो को कम कम करने की और कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ताकि जान और मान की कम से कम हानि हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट को हिंदी और इंग्लिश में सेम कहेंगे, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली जो ह्यूमन है उनके द्वारा ऐसी एक्टिविटीज जिससे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती है, उसका वही वो जो पूरी एक्टिविटी है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो रिलीज हो रही है, उस पूरे को ही हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़े लेवल पर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में हीट और टेम्परेचर को हीट जनरेट करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे क्लाइमेट पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं फार्मिंग को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, उससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस निकलती है, और इसके अलावा उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जो हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल यूज करते हैं, कार हो गई, बसेस हो गई, बाइक हो गई, इनसे जो गैस निकलती है, ये भी हमारे लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसके अलावा हम पेड़ों को बहुत तेजी से लगातार काट रहे हैं, लगातार पेड़ों को तेजी से काटेंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस हाई कार्बन एमिशन, यानी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो थर्मल पावर का यूज करते हैं, उससे भी बहुत बड़े लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, उस प्रोडक्शन में हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने में, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, इसके अलावा बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो गार्बेज है,
जो कूड़े का ढेर है उसमें से मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करती है। जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, इवन जो हम घर में यूज करते हैं गैसेस, एलपीजी, उससे भी आपका जो कार्बन का एमिशन होता है और साथ ही साथ बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस करती है। इसके अलावा जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम बहुत बड़े लेवल पर, इवन पूरी कंट्री में ही बहुत बड़े लेवल पर एयर कंडीशनर का यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का यूज करते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, काफी ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो ये सारी जो है रीजंस है कार्बन के रिलीज होने के, और इसकी वजह से ही कार्बन जो है बहुत बड़ी मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और हमारे क्लाइमेट में बहुत लंबे समय से जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, कहीं पर आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा है, जैसे आज के टाइम पीरियड में गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में। तो ये सारे रीज़न यही है जिसकी वजह जो हम एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ये सारे रीज़न्स हम ही दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट। डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला और जो हम घर में गैस यूज़ करते हैं, इससे जो कार्बन रिलीज़ होता है, वो हमारा डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट है। डायरेक्ट हम अपने एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इसमें मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं जैसे आपका एलपीजी, पेट्रोल, बर्निंग फ्यूल। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, पैकेज फूड का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिएस्टर के जो हम कपड़े पहनते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इससे जो कार्बन रिलीज़ होता है, वो हमारा एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है कार्बन को और भी ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में फैलाने में, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाई कार्बन फुटप्रिंट, यानी अगर इसका इफेक्ट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा एनवायरनमेंट के इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसके रिडक्शन से रिलेटेड काम किए जाए, बहुत बड़े लेवल पर पेड़-पौधे लगाए जाए। क्लाइमेट चेंज करने और एक्सट्रीम बाढ़ का रीज़न यानी फ्लड आने का, ड्रॉट आने का रीज़न ही यही है। इससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन लाइफ इफेक्ट हो रही है, प्लांट्स इफेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स इफेक्ट हो रहे हैं। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट हम इसके बात करने वाले हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे कम किया जाए। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले तो खुद से स्टेप उठाना चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम स्कूटी, बाइक या कार का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे हमें हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। घर में जितनी नीड है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहिए, बाकी टाइम में अपने फैन और बल्ब वगैरह को बंद करके रखना चाहिए। इसके अलावा हमें एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ का यूज़ करना चाहिए। जैसे घर पे आप जो है अपने छत के ऊपर रूफ पे जो है सोलर प्लांट लगा के जो सनलाइट है उससे मिलने वाली एनर्जी को जो है क्या कहते हैं, सिक्योर करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा प्लांटेशन बड़े लेवल पे करना चाहिए हमें। प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का यूज ना करें। इसके अलावा जो भी आपके घर में कूड़ा करकट है, जो भी कूड़ा है, उसको उसका वेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए। गीला कचरा एक में, सूखा एक में, फिर उसका मैनेजमेंट करो आप अच्छे से, ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है नीट एंड क्लीन रहे। इसके अलावा अपने घर, स्कूल, कॉलेज के आस-पास जो है आप इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखो, पॉल्यूशन कम से कम फैलाओ। तो ये सारे उपाय अपना करके हम अपने आस-पास जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है कार्बन को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया है। मैंने तीनों क्लास में आपको एक-एक चीज़ें, एक-एक टॉपिक डिटेल में समझा दिए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वेदर और क्लाइमेट में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है? आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताएँगे, ठीक है? वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु में सबसे बड़ा अंतर क्या है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपके एक और चैप्टर को मैं डिटेल में समझाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।